डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अभ्यासक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी मुख्य और गौण विषय से के लिए है, उसके ब्लॉक नंबर 2 खंड दूसरे पर बातचीत करेंगे। हिंदी कहानियाँ। इस खंड की प्रथम इकाई कहानी है उसने कहा था। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आपने कहानी पढ़ी होगी। किसी भी कहानी के विषय में सोचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कहानी पूरी तरह पढ़ें और उसका आनंद लें। आप एक काम और कर सकते हैं कि कहानी पढ़ते हुए जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय पूरा पढ़ें और पढ़ करके जो भी बातें आपको अच्छी लगी हों, जिस पर भी आपका ध्यान गया हो, उसको नोट कर लें। उसके बाद प्रश्न तैयार करने के लिए, उसकी अकादमिक आलोचना करने के लिए आप कहानी के 6 तत्वों के आधार पर उस पर विचार कर सकते हैं। कहानी के 6 तत्व हैं: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथनोपकथन, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व हैं जो किसी कहानी में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये 6 के 6 तत्व अपने विस्तार में सारी कहानियों में उपस्थित हों ही। किसी में 1 या 2 की कमी भी हो सकती है। इससे कहानी में कोई कमी नहीं आती है। ये एक तरह से एक मानक है, एक अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया हुआ एक पैमाना है कि हम इन स्तरों पर कहानी को देख लें, जांच लें। तो अगर आपको किसी कहानी में ये न भी मिले तो आप चिंता मत कीजिए। आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं उतना ही उस कहानी से आप लिख सकते हैं, वही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि आपकी समझ कहीं कम पड़ती हो। ऐसे स्थिति में आप इसको सामने अवश्य रखें और इस दृष्टि से देखने का प्रयास अवश्य करें। आज हम अपनी कहानी में यही करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कथावस्तु। कथावस्तु, कहानी आपने पूरी पढ़ी है, लेकिन उसका कथा सार लिखिए। पूरी कहानी नहीं, लेकिन कहानी का जो मुख्य हिस्सा है, मुख्य बात जो कही गई है, वो कहना चाहिए। जैसे उसने कहा था कहानी में, इसका कथा सार थोड़ा कुछ शब्दों में मैं बताऊं, कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि लहना सिंह फ्रांस में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय तैनात है और कहानी का आरंभ होता है एक छोटी सी घटना से कि एक लड़का दही लेने गया, वहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई और संयोग के बाद बात है कि अगले 2-3 दिन तक लगातार उसके मुलाकात होती रही और बीच बीच में वो उसको छेड़ने के लिए पूछता था कि तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई माने सगाई। और वो लड़की धत कह के भाग जाती थी और लड़के को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन जब वो पूछता है तो वो कहती है हाँ हो गई, और ये उसको, लड़के को फिर बहुत ख़राब लगता है और वो काफ़ी तोड़ फोड़ मचाता हुआ घर पहुंचता है। ये यहीं पर करके समाप्त है ये घटना। उसके बाद वो लहना सिंह नाम का एक सैनिक फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के लिए तैनात है। वहाँ पर उसके सूबेदार जो है हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा, वो भी तैनात हैं। और लहना सिंह जो है, बोधा बीमार पड़ जाता है, लहना सिंह उसकी देखभाल करता है बहुत अच्छी तरह से, आत्मीय की तरह से। फिर एक कुछ ऐसी घटना होती है कि शत्रु घुस आता है और लहना सिंह उस अपने सूझबूझ का परिचय देता हुआ उस जो दुश्मनों का हमला था उसको एक तरह से नाकाम करता है, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर भी जब घायलों को लेने के लिए गाड़ी आती है तो वो पहले बीमार बोधा को और बाकी सैनिकों को भेजता है, खुद पीछे रुक जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु के समय वो अपने पुरानी बातें याद करता है और तब उसमें वो याद करता है कि कैसे सूबेदार की पत्नी ने कहा था कि जो है मेरे पति और एक ही बेटा है, उसकी तुम रक्षा करना। और ये वो सूबेदारनी वही लड़की है जो उससे वो बचपन में मिला था। ये याद करते हुए और अपने घर की बातें याद करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कथासार है और शीर्षक यहीं से निकलता है। शीर्षक है उसने कहा था। उसने किसने? सूबेदारनी से ने। सूबेदारनी कौन? वो एक लड़की जिससे 8-10 साल की उम्र में, और वो बच्ची जब 7-8 साल की रही होगी तब उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय लहना सिंह को वो बच्ची अच्छी लगी थी, सिर्फ इतना। लेकिन वो जो किशोर प्रेम या बालपन के में एक लगाव की, एक प्रेम की अनुभूति जो उसको हुई थी, उस अनुभूति की रक्षा उसने अपने प्राण दे करके की। उसने कहा था, वह व्यक्ति जिसको उसने कभी पसंद किया था, कभी चाहा था, जिसकी कभी इजहार भी नहीं किया था जिस चाहत का, उस चाहत के लिए उस व्यक्ति के कहने पर उसने अपने वचन की रक्षा की। इसलिए इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। दूसरा तत्व कहानी का पात्र और चरित्र चित्रण होता है। पात्र इसमें कई सारे हम देख सकते हैं। लहना सिंह है, सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है, उनका बेटा बोधा सिंह है, वजीर सिंह नाम का एक सैनिक है, लपटन साहब जो वस्तुतः शत्रु खेमे से आते हैं। दूसरे सैनिकों की कुछ चर्चा है। एक गोरी मैम, वो जहाँ फ्रांस या बेल्जियम में तैनात है, वहाँ की एक स्थानीय महिला की चर्चा भराई है। ये सारे पात्र हम कह सकते हैं। लेकिन चरित्र चित्रण कहें तो हम ये पूरी कहानी लहना सिंह के विषय में है और चरित्र उसका ही उभर कर सामने आता है। हम चरित्र चित्रण करने चाहें तो लहना सिंह का ही कर सकते हैं। सूबेदारनी के विषय में 1-2 वाक्य कहे जा सकते हैं। इसी तरह से सूबेदार हजारा सिंह या बोधा सिंह या वजीर सिंह के विषय में भी कुछ 1-2 बातें कही जा सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप से चरित्र चित्रण इनका नहीं हो सकता है। लपटन साहब, अन्य सैनिक और गोरी मेम तो केवल घटना के उसमें आए हैं और घटना के सिलसिले में, और उनका कोई विशेष महत्व या उनका चरित्र जैसा कोई वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से यहाँ पर एक ही पात्र महत्वपूर्ण है, लहना सिंह, और उसका हम अच्छी तरह से पूरा चरित्र देख सकते हैं। वो जो है लहना सिंह का बचपन में ही कि वो एक दही लेने जाता है और मैंने घर का कामकाज कर रहा है, एक अच्छा बच्चा है। एक बच्ची मिलती है जिसको वो देख के पसंद करने लगता है, लेकिन फिर भी वो कोई उससे किसी भी तरह की बदमाशी या किसी भी तरह की छेड़छाड़ दूसरी नहीं करता, सिर्फ धीरे से पूछता है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई। वो भी बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही एक तरह से जो अभिव्यक्ति हुई है वो दुलार के ढंग से, और लड़की उसका कतई बुरा नहीं मानती है। निश्चित रूप से अगर वो बुरे तरीके से पूछ रहा होता तो लड़की का उस तरह का जवाब नहीं होता या उसकी प्रतिक्रिया उस प्रकार की नहीं होती। इस तरह से वो एक बचपन से ही एक शुद्ध हृदय बालक के रूप में सामने आता है। फिर बचपन की ही उस घटना की याद जब सूबेदारनी उसको कराती है तो बताती है कि एक बार हम गली में मिले थे और मैं तांगे वाले के घोड़े के नीचे आते आते बच्ची थी और तुमने मुझे उठा करके तख्त पे चढ़ा दिया था और स्वयं घोड़े की पैरों के नीचे आ गए थे। माने उसमें दया की भावना है, दूसरे की सुरक्षा की भावना है। लहना सिंह एक बालक के रूप में ही एक
समझदार और योग्य बालक के रूप में सामने आता है। फिर बड़ा होकर के वो फौज ज्वाइन करता है, यानी लोगों की रक्षा की भावना उसमें बलवती है। फिर हम पूरा वर्णन देखते हैं कहानी में कि किस प्रकार से वो बोधा को अपना सब कुछ दे करके, अपना कोट, यहाँ तक कि अपना स्वेटर भी दे करके, बोधा बीमार है, उसको बुखार हुआ है, ठंड लग रही है, तो वो अपना सर्वस्व उसको दे देता है। भले ही उसको खुद को भी ठंड लगती है, लेकिन वो उसको सहन करता है और बोधा की रक्षा करना चाहता है। बाकी वो ये भी कहता है कि बिना लड़े सिपाही जंग खा जाते हैं, और वो लड़ना चाहता है, यानी उसमें वीरता की भावना है। वो अभिव्यक्त होता है कि किस तरह से वो दुश्मनों को हरा देने का जज्बा रखता है। फिर कर्तव्य भावना उसकी दिखाई पड़ती है कि जब कूच का हुक्म आता है, नकली लपटन साहब ही आके कहते हैं कि आगे बढ़ना है, तो सूबेदार कहता है नहीं, बोधा के लिए तुमको रुकना पड़ेगा, तो वो रुक जाता है कि सूबेदार उसके अफसर है और वो जो कहेगा उसको करना है। यहाँ पर उसकी ये भी दिखाई पड़ती है कि उसकी सतर्कता कितनी है कि जैसे ही वो आया हुआ जो लपटन साहब के भेष में जो व्यक्ति आया है उसको सिगरेट ऑफ़र करता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये लपटन नहीं है, क्योंकि लपटन को ज़रूर पता है कि सिख तंबाकू नहीं पीते और ये सिगरेट ऑफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये कोई दुश्मन है। और वो चालाकी से उसका चेहरा देखता है, समझ जाता है सारी बात, तुरंत वो निर्णय लेता है। जो दूसरा एक सिपाही उसके साथ रुका हुआ है उसको उस ग्रुप के पीछे भेजता है, जो कि जिसको आगे भेजा गया था, और सूबेदार हजारा सिंह को उनके सिपाहियों के साथ वापस लाने के लिए कहता है। वो उसके लिए दौड़ाता है वजीर सिंह को, और खुद संभालता है यहाँ स्थितियों को, और चालाकी से उसको मात दे देता है लपटन साहब को। लेकिन उसके बाद दुश्मनों का हमला हो जाता है। उसमें भी वो बाकी सारे लेट करके फायरिंग कर रहे हैं, वो खड़े होकर के और ताक के मार रहा है कि ज़्यादा घुसने ना पाए, और इस सिलसिले में उसको गोली भी लगती है, लेकिन वो अपने घाव को कस करके बांध लेता है, छुपा लेता है, उस पर मिट्टी लगा देता है कि खून बहता हुआ न दिखाई पड़े। और फिर जब सहायता आती है, दुश्मन हरा दिया जाता है और सहायता आती है और एम्बुलेंस आती है, ले जाया जाता है घायलों को, तो वो घायलों को, यहाँ तक कि मृतकों को भी जाने देता है और खुद पीछे रुक जाता है। वो जानता है कि उसका घाव इस तरह का है कि वो ज़्यादा बच नहीं पाएगा, तो वो उसका प्रयत्न भी नहीं करता। और बोधा और सूबेदार हजारा सिंह सुरक्षित रहे, इसके लिए वो अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करता है और उसमें सफल होता है। इस तरह से वो त्याग और शौर्य का प्रतिमान बन करके कहानी में उभरता है। तीसरा तत्व है संवाद एवं कथनोपकथन। संवाद इसमें थोड़े ही आए हैं, जितने भी आए हैं वो बहुत उपयुक्त हैं। सीमित संवाद में भी जितने ज़रूरी हैं उतने अवश्य लेखक ने दिए हैं। गुलेरी जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस्तेमाल किया है संवादों का। आरंभ ही होता है, छोटे संवाद हैं। तेरा घर कहाँ है, जब लड़की से लहना सिंह के बचपन का जो दृश्य है आरंभ में बिल्कुल कहानी के, तो कहता है तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, कोई विस्तार नहीं, कोई ज़्यादा वर्णन नहीं, छोटा जैसा सामान्य रूप से पूछते हैं उसी तरह से वो संवाद चलता है। इसके आगे भी जब भी जहाँ भी है संवाद, वहाँ वो सीधी बातें करते हैं, बहुत संक्षिप्त में चीज़ों को सामने लाते हैं और ऐसा रखते हैं। उसका पूरा संवादों का कलेवर इस प्रकार का रखा है कि स्थिति वहाँ की साफ हो जाए,
और परिस्थितियाँ पता लग जाए और साथ में कहानी भी आगे की ओर बढ़ चले। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दूसरा पार्ट जब शुरू हो रहा है, बचपन का दृश्य खत्म हुआ, ये दूसरा पार्ट। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मुंह और मेह और बर्फ़ ऊपर से। ये सारा जो है समझ में आता है कि लुधियाना भारत में काफ़ी ठंडा शहर माना जाता है। जाड़े के दिनों पे वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है और उससे 10 गुना जाड़ा, यानी कि ये भारत की बात नहीं है, कहीं बाहर की बात है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे पता लग जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि कहीं पर भी और कहीं पर किसी इस देश का कोई वर्णन, कहीं नाम नहीं लिया है। कहानी के बिल्कुल अंत में जाके है, जब ये अखबार में सूचना छपती है तो उसमें लिखा है फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घाव से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस सूचना से अखबार की हमको पता चलता है कि ये फ्रांस में लड़ाई हुई थी, फ्रांस बेल्जियम में कहीं पर। लेकिन जब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं तो ये इस तरह के जो संवाद हैं, बातें हैं, उससे पता चलता है कि इन कथनों से पता चलता है कि कहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या है, ये समय क्या है और देश क्या है, कहाँ और क्या परिस्थितियाँ क्या है। तो इस तरह से ये इन्होंने छोटे छोटे संवाद और कथनों का प्रयोग किया है और बहुत सारगर्भित ढंग से। ये तीखे हैं, माने जो जितनी आवश्यकता है उतना करते हैं और बिल्कुल स्थिति को स्पष्ट करते हुए चले जाते हैं और उसमें रोचकता और एक उत्फुल्लता, एक माने ऐसे युद्ध का दृश्य है तो बहुत एक तरह से गंभीर वातावरण हो सकता है, उससे कहानी काफ़ी भारी हो जाती। लेकिन ये गुलेरी जी की कौशल है कि उन्होंने संवाद, उसमें कथनोपकथन इस प्रकार के रखे कि उसमें एक व्यंग्यात्मक, एक उत्फुल्ल वातावरण, एक हंसी खुशी का वातावरण भी बना रहा। जैसे कि देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन ही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर वो गाना भी गाते हैं और कहते हैं, एक उसमें वर्णन करते हैं, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। तो इस तरह के चीज़ें रख करके उन्होंने रखा और जितने भी कथन उपकथन हैं वो व्यर्थ नहीं गए, वो सब कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगला है देश, काल और वातावरण। उसमें भी जैसा हमने बताया कि ये देश फ्रांस और बेल्जियम, जिसकी सूचना हमें कहानी के अंत में मिलती है, और ये भारत के बाहर कहीं ठंडा प्रदेश है, ठंडी जगह है, ये इस कहानी से भी हमें पता लग जाता है। तो ये देश है फ्रांस का, काल 1914 ईस्वी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और युद्ध का वातावरण है पूरा, जो पूरा वर्णन है वो युद्ध का है। थोड़ा सा जो आरंभ होता है कहानी का वो अमृतसर की गलियों का है और बहुत ही सुंदर वर्णन अमृतसर की गलियों का भी उन्होंने किया इक्के वालों के माध्यम से, कि इक्के वाले कैसे उन गलियों में चलाते हैं और प्रेम से लोगों को हटाते रहते हैं। पूरे वातावरण को सृजने में बहुत सफलता मिली है गुलेरी जी को। युद्ध का वातावरण, युद्ध के माने एक सैनिक की तैनाती, जिस तरह के वो मोर्चे पर रहते हैं और मोर्चे पर क्या परिस्थितियां होती हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें मिल जाता है। ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत वर्णन नहीं किया, लेकिन वही संवादों और कथनोपकथन के माध्यम से और थोड़े थोड़े से वर्णनों के माध्यम से उन्होंने पूरे परिस्थिति को सृज दिया है। उनका पूरा जो उससे जो चित्र उभर करके आता है वो दृश्यात्मक चित्र दिखाई पड़ता है। ये देश, काल और वातावरण का सृजन कहानी में करने में पूरी तरह से गुलेरी जी सफल हुए हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से ये पूरा
दृश्य रूप में सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। अगला तत्व है भाषा और शैली। भाषा बेहद सहज रखी है, एक कहीं पर भी लच्छेदार या बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई अलंकारिक भाषा प्रयोग नहीं की गई है। सीधे साधे सैनिक है, उनकी सीधी सादी भाषा है। जब अमृतसर का वर्णन करते हैं तब वो थोड़ी पंजाबी पुट जो स्थानीय बोली है उसका थोड़ा सा पुट ला देते हैं कि उसमें लगे कि वहीं की बात है। जैसे बम्बू काट तांगे को शायद और कहीं नहीं बोला जाता होगा, ये अमृतसर का खास शब्द है बम्बू काट। फिर वो जब कुड़मई कहते हैं, हाँ, जो जब तांगे वाले जब हटाते हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बज्जा लंबी वालिए, ये पूरा अमृतसरी बोली का इन्होंने पुट लाया है एक प्रामाणिकता बताने के लिए। ये बहुत ही सुंदर इस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। गाना मैंने बताया ही कि वो पंजाबी में गाना गाते हैं। इससे पता लगता है सिख बटालियन है, पंजाब की बटालियन है ये। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। ये होरा शब्द पंजाबी, ये थोड़े कुछ पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है। पात्रानुकूल बोली का पुट वो लाते हैं। स्थानिक शब्दों का, जैसा मैंने कहा, बम्बू काट और ये जीणे जोगिए इत्यादि का प्रयोग किया है। खोते, बाद में जब वो वर्णन करता है तो कहता है कि खोते पे सवार होकर, खोते कहते हैं गधे को, और ये पंजाब में ही कहते हैं। तो इस तरह के कुछ एक दो शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को उन्होंने सहज ही रखा है। हिंदी या जिस तरह के आंचलिक कहानियाँ लिखी जाती हैं जिसमें कि काफ़ी स्थानीय शब्दों का प्रयोग होता है, और कई बार वो उस स्थान से के अलावा दूसरे स्थान के लोगों के द्वारा हिंदी जानने पर भी, पढ़ने पर वो कठिन लगती हैं और शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते। इस कहानी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सारे शब्द स्पष्ट हैं, लेकिन स्थानीय एक रंग लाने के लिए कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग, बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। शैली इनकी बेहद प्रवाहमयी है। शुरू से जैसा मैं बता रही हूँ कि जो कुछ भी इनका चलता है वो सब एक प्रवाह में चलता है, कहीं पर भी वर्णन से वो कुछ रोकते नहीं है, कहीं भी वर्णन की अधिकता नहीं होने पाती है, और एक सहज ढंग से पूरी कहानी आगे चलती चली जाती है। इसमें जो एक खास प्रयोग किया है फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग, जब वो रुक जाता है, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसका बहुत ही सुंदर ढंग से वो वर्णन किया है। चौथा जो पार्ट है इस कहानी का वो ख़त्म होता है, गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यहाँ तक वर्तमान में चल रहा था। अब बस इसके बाद पांचवा भाग शुरू होता है कहानी का। मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये सूचना दी, ये तथ्य बताया, एक स्थिति बताई, और इसके बाद वो सीधा शुरू करते हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़मई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? यहीं पर सिमट गया है सारा उसका प्रेम, कि वो प्रेम करता था। वजीरा सिंह पानी पिला दे। इसी के बाद फिर वो आगे की घटना है कि जब वो सूबेदारनी से मिलता है, सूबेदारनी कहती है कि एक ही बेटा है मेरा और पति, तो जो है जिस तरह से तुमने मुझे बचाया था उस तरह से इनको भी बचाना। और वही यही
उसने कहा था, इसलिए वो रक्षा करता है। बीच बीच में आता है वजीरा सिंह पानी पिला दे, और फिर याद करते करते अंत में उसकी पूरी सब समय और देश और सब उसके सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाते हैं। और वो वजीरा सिंह से कहता है, कौन? कीरत सिंह अपने भाई का नाम लेता है। फिर भाई को कुछ इंस्ट्रक्शन देता, बताता है और अपनी प्राण त्याग देता है। और अंत में खाली एक सूचना है कि लहना सिंह घावों से मरा। इस तरह से ये कहानी जो है बहुत ही अपने समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी उभर कर के आई, और एक तकनीक की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से बहुत ही सुंदर कहानी बन पड़ी। आज भी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियाँ चुनी जाएंगी तो इसको अवश्य रखा जाता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या था लिखने का? तो उच्च मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा हम कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी में जो सबसे जो सिद्ध होता है वो उच्च मानवीय गुण हैं। त्याग और शौर्य लहना सिंह के चरित्र से जो उभर करके आता है, त्याग और शौर्य दोनों ही उच्चतम मानवीय गुण हैं। उसकी कर्तव्य निष्ठा, जिस तरह से वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, चाहे वो बालक है तब भी, जब सैनिक हुआ तब भी, युद्ध में भी, हर तरह से उदात्त प्रेम, ये सबसे उच्च मानवीय गुण है। मानवीय होने की शर्त ही प्रेम है, और इसमें इसका उदात्ततम रूप दिखाया, जहाँ पे वो कभी पता तक नहीं लगने देता उस लड़की को कि वो प्रेम करता है, और इस हद तक प्रेम करता है। जिस लड़की से वो 12 वर्ष की उम्र में मिला था और उसके बाद 25 वर्षों बाद वो सिर्फ कहती है कि रक्षा करना, और चूंकि उसने कभी प्रेम एक बार किया था इसलिए वो उसकी रक्षा करता है और अपने प्रेम की रक्षा करता है उस बहाने से कि, और बारीक संवेदनशीलता, वो एक एक चीज़ जिस तरह से कहानी में हुई है कि जरा सी बात से वो पूरी बात समझता है। बुधा सिंह के सामने हो, बुधा सिंह का कष्ट समझना हो, या हजारा सिंह को कन्विंस करना, बेहद संवेदनशीलता के साथ वो चीज़ों को समझता है। इसी तरह से सूबेदारनी के साथ भी बात करते हुए वो उसकी संवेदनशीलता बहुत उच्च रूप में रहती है। इस तरह से जो पूरी कहानी है वो एक सुंदर रूप प्रस्तुत करती है, एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में हमारे सामने आती है और बहुत कुछ सिखा करके जाती है। ये सजेस्टेड रीडिंग है कुछ। आप hindisamay.com एक है, आप गूगल सर्च पे डालेंगे आएगा, उसमें आलोचना में जाइए और नामवर सिंह को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये आएगा 100 साल की एक कहानी उसने कहा था। 100 साल 1915 में ये कहानी लिखी गई थी और अब तो 104 साल हो गए इस कहानी को। और उस जब 100 साल हुए थे तब नामवर सिंह का और प्रांजल धर का ये 2 लेख हिंदी समय पर आपको मिलेगा, आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा गद्य कोश में भी इस पर एक आलोचनात्मक निबंध है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। नमस्कार। स्वाध्यायः परः